Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, affiliated with Jayaprakash Vishwavidyalaya, Chhapra. आज हम लोग BA TDC पार्ट 2 के थर्ड पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बैटल ऑफ पानीपत के विषय में चर्चा करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रसंग लाते हैं तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ ये है कि हम ये जानें कि पानीपत के प्रथम युद्ध से हम किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे और इससे हमारा क्या, अगर हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं विद्यार्थियों को, उससे कैसे लाभ उठाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से विश्वविद्यालय परीक्षाओं में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इससे यह पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। दूसरे तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों को अपने शब्दों में लिखें। एक अन्य प्रकार से अगर प्रश्न किया जाए तो उसमें पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय के महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाशित करें। या अन्य प्रकार से देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी विजयों को किस प्रकार सुनिश्चित किया, इसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय इतिहास में इसकी महत्ता को सुनिश्चित करें। या एक निबंध टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध एक अनोखा युद्ध था जिसमें अलग युद्ध नीति और कौशलों का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इस तरह हम देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उन्हीं सारे प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को बार बार यूट्यूब वीडियो देखकर और एक समरी नोट बनाना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में। पानीपत के प्रथम युद्ध का जो समकालीन स्रोत है वह बाबर द्वारा लिखित तुज़्के बाबरी या वाक़ियात बाबरी, जो उसने चगताई तुर्की भाषा में लिखा था, यह उसकी आत्मकथा थी। फिर इसका जो अनुवाद था चगताई तुर्की से सीधे इंग्लिश में, वह श्रीमती A.S. बेवरिज द्वारा तैयार किया गया था, और जो फारसी अनुवाद था वह अब्दुल रहीम खाने द्वारा तैयार किया गया था। एक और कुछ अन्य जो स्रोत हैं उसको अगर हम देखें तो शेख रिज़कुल्लाह द्वारा लिखित वाक़ियात मुश्ताकी, तज़किरातुल वाक़ियात, जिसकी रचना फारसी भाषा में जौहर आफ्ताबची ने किया था। इसी तरह मुतमिद खान ने इकबालनामा की रचना की थी। इन सभी ग्रंथों में बाबर के विषय में वर्णन मिलता है, जिससे हमें पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों और परिणामों की बृहद व्याख्या मिलती है। अब हम यदि एक एक करके तथ्यों को देखें तो सर्वप्रथम आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश का एक आक्रमणकारी बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, के बीच हुआ।
इनके बीच हुए युद्धों पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा बाबर के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा थी, माता कुतलुग निगार खानम थी। 1494 ईस्वी में जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनकी माता और पिताजी का देहांत हो गया और इन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी। तो उस समय जो मध्य एशिया का वातावरण था वो ऐसा था कि अगर योग्य शासक कुशल नेतृत्वकर्ता न हो तो उन भौगोलिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में सरवाइव करना, यानी कि अपने आप को राजा के रूप में, बादशाह के रूप में, सुल्तान के रूप में इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर अपने पिता द्वारा प्राप्त जागीर को एक बृहद जागीर में बदलता है और इन्हीं क्रमों में वह भारत पर भी आक्रमण करता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में एक युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध के पहले हम देखते हैं कि 12 अप्रैल को ही पानीपत में दोनों सेनाएं आपस आमने सामने आ चुकी थीं। फिर भी 8 दिनों तक युद्ध को टाला जाता रहा। फिर 8 दिनों के बाद जब 21 अप्रैल को युद्ध हुआ, उस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी पराजय हुआ। इब्राहिम लोदी न केवल पराजित हुआ और वरन युद्ध भूमि में ही मारा गया। अब हम देखते हैं कि क्या कारण था, किन कारणों से ये युद्ध हुआ, आखिर पानीपत के युद्ध किन कारणों से हुआ, इसके पीछे क्या कारण निहित थे। क्योंकि प्रत्येक घटना का इतिहास में कार्य कारण संबंध देखा जाता है, या अन्य विषयों में भी किसी भी कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है, और इस प्रथम युद्ध के भी पीछे बहुत सारे कारण निहित थे। कारणों की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जो बाबर है, बाबर स्वयं एक महत्वाकांक्षी शासक था और साम्राज्य विस्तार की उसकी स्वाभाविक लिप्सा थी। पुनः वह चंगेज खां अपने माता की तरफ से, वह चंगेज खां का 14वां वंशज और पिता के तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था। इस कारण वह भारत पे अपना अधिकार समझता था, पैतृक अधिकार समझता था, और यह मानता था कि भारत पे मेरा ही शासन होना चाहिए, क्योंकि उसके पूर्वज पहले कभी भारत पे अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। हालांकि वह क्षण भंगुर ही था, क्योंकि तैमूर आक्रमण करने के बाद वापस चला गया और अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। फिर भी बाबर, जैसा कि समकालीन इतिहासकारों ने वर्णन किया है, बाबर भारत पर अपना अधिकार समझता था। एक योग्य सेनानायक, कुशल नेतृत्वकर्ता था ही, और योग्यता ने उसको प्रोत्साहित किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया जाए, जिसको लेकर वह भारत पे 5 बार आक्रमण किया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसके 5वें आक्रमण का ही विस्तार था, जिसके बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। फिर ये भी देखते हैं कि बाबर एक योग्य व्यक्ति था और उसने इब्राहिम लोदी के दरबार की परिस्थितियों और उस समय भारत की परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन किया होगा, और अवलोकन के पश्चात उसे यह विश्वास हो गया होगा कि भारत में ऐसा अनुकूल वातावरण है कि हम आक्रमण करें और भारत को विजित करें और अपनी शासन सत्ता की स्थापना करें। पुनः एक अन्य कारण देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के जो दरबार में उसके अपने सगे संबंधी, जैसे उसका चाचा आलम खां लोदी, ठीक उसी तरह उसके जो दरबारी थे गुटबंदियों में व्यस्त थे। एक गुट
जलाल खां जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, उसका समर्थन कर रहा था, और ये गुट इब्राहिम लोदी का। हालांकि इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था। इब्राहिम लोदी सरदारों के सर्वसम्मति से ही शासन में आया। फिर भी अब इस समय दरबार में गुटबंदी का पूरा प्रभाव था, और इन परिस्थितियों का भी अवलोकन करके बाबर भारत पर आक्रमण किया होगा। फिर एक पक्ष ये भी देखते हैं कि कुछ भारतीय शासक जैसे राणा सांगा, जैसा कि समकालीन इतिहासकार वर्णन करते हैं, जिसे यूरोपीय इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स ने प्रमुखता से उठाया है, कि राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक इसी तरह पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अब हम देखते हैं कि बाबर को जब निमंत्रण भी मिल रहा है, तो इसका ये निहित तथ्य है कि उसे कुछ समर्थन आक्रमण से पूर्व ही प्राप्त हो चुके थे। इन परिस्थितियों में किसी भी महत्वाकांक्षी और योग्य सेनानायक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो आक्रमण करे और साम्राज्य स्थापित करे। इन्हीं परिदृश्यों में बाबर परिस्थितियों का अवलोकन करके आक्रमण किया और विजय का स्वाद चखा। इसमें आक्रमण के कारणों में इब्राहिम लोदी का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं मायने रखता है, क्योंकि बाबर जैसे योग्य शासक अपने गुप्तचर या अन्य माध्यमों से साम्राज्य की स्थिति, राजा का व्यक्तित्व, राज दरबार की स्थिति का अवलोकन और आसपास और पूरे समाज का वातावरण, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का अवलोकन करके ही आक्रमण करता है। ठीक ऐसा ही बाबर ने भी किया और युद्ध में विजय प्राप्त किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम शासक था जिसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हुई, वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की पराजय के बहुत सारे निहितार्थ कारण थे। उसकी पराजय बाबर की योग्यता, योग्य सेना नेतृत्व, कुशल संगठनकर्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता, कुशल युद्ध नीति, इन सब कारणों से होकर गुजरती है। कारण कि 12 अप्रैल को जब सेना आमने सामने आई, फिर भी 8 दिन लगा युद्ध शुरू होने में। इन 8 दिनों में बाबर ने एक उत्तम तरीके की युद्ध नीति अपनाई और अपने मध्य एशिया में जो भी उसके युद्ध से संबंधित कौशल थे, उन सब का प्रयोग करके युद्ध में विजय हासिल किया। देखते हैं कि जब उसके विजयों का अवलोकन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो समकालीन इतिहासकारों ने तथ्य दिया है और खुद स्वयं बाबर ने अपने आत्मकथा तुझके बाबरी में जो वर्णन किया है, हालांकि वो अतिशयोक्ति भी लगता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी वह 1 लाख के करीब थी, जबकि बाबर अपनी सेना 8,000 या 15,000 के करीब बताता है। तो समकालीन तथ्यों पर विश्वास करते हुए मान भी लिया जाए कि 15,000 की सेना उसकी थी और इब्राहिम लोदी की 1 लाख की, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति ही लगता है, क्योंकि 1 लाख की सेना न होके जो कैंप फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिसे सैनिकों के साथ बहुत सारे खाना बनाने वाले और बहुत सारे साज सज्जा सामान और घर परिवार के कुछ सदस्य, राज दरबार के सदस्य चला करते थे कैंप, जैसा कि भारतीय सुल्तानों के सैन्य अभियानों में देखने को मिलता है, वो सब भी रहे होंगे। इससे ये पता चलता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मूल सैनिक थे 30 से 40 हज़ार रहे होंगे। फिर भी युद्ध में विजयी बाबर हुआ तो उसके भी कुछ ऐसे तथ्य रहे कि जो इसमें सहयोग किए। तो इस तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि बाबर ही ऐसा पहला शासक था जिसने 1518-19 में बाजौर और भेरा के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। इस
पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में भी हम देखते हैं कि बाबर ने अपने तोपों का, अपने 2 तोपचियों, जिसमें तोपों का संचालन कर रहा था उस्ताद अली कुली, और जो बंदूकियों का संचालन कर रहा था वह था मुस्तफ़ा। इन दोनों के सहयोग से एक ऐसी पद्धति इस युद्ध में लागू की जो उसके विजय में बहुत ही सहयोगी रही। इस पद्धति में जो सैन्य संचालन था उसकी अग्रिम पंक्ति में 2 बैलगाड़ियों के बीच में अपने तोपखाने को लगाया, जिसको उस्मानी पद्धति या उस्मानी विधि कहते हैं। या उस्मानी विधि से 2 बैलगाड़ियों के बीच में तोपखानों को लगाना अग्रिम पंक्ति में, फिर जो संपूर्ण सेना थी उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर यानी कि मध्य, दायां और बायां में बांट दिया। फिर 2 टुकड़ियों को ऐसे अरेंज किया कि जो संरक्षित टुकड़ी थी और युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेना को घेरती, जिसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस डायग्राम को हम अगर बनाएं कॉपी में तो देखते हैं इस तरह का कुछ परिदृश्य उभरेगा। जैसे अगर ये बाबर का सेना मान लिया जाए, बाबर का, और इधर इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी 1 2 3 और इस बीच में या कहीं अपने यहाँ रहता था। जो बाबर का सेना था ये ऐसे, और फिर यहाँ तोप, फिर ऐसे बैलगाड़ी और फिर यहाँ तोपों की व्यवस्था करा दी। ये मध्य संचालन था। फिर ए लेफ्ट, ए राइट और 2 संरक्षित विंग ऐसे रहा करते थे, जो कि लास्ट में सैनिकों को घेरने का काम ऐसे करते थे। इब्राहिम लोदी के संपूर्ण सैनिकों को जो पीछे से आके घेर के और इस तरह पूरा घेर के सैनिकों का सफाया करने का प्रोग्राम बना दिया, जिससे ताकि सैनिकों में हताशा और निराशा भी बढ़ जाए और कुछ सैनिक युद्ध करें और कुछ बिना युद्ध किए ही भाग लें। तो देखते हैं कि इस तरह की युद्ध नीति, जो रणनीतिक साज सज्जा तैयार किया इब्राहिम लोदी ने, इसको हम तुलगमा युद्ध पद्धति बोलते हैं। ये बीच में तोपें थी, ये बैलगाड़ी और बीच में तोप, और ये लेफ्ट विंग था, ये राइट विंग था और ये सेंटर था, और कुछ ये जो थे संरक्षित सैनिक थे जिनको ये भेज के आक्रमण करके पूरे संपूर्ण सेना को घेर लेता था। तो इस युद्ध पद्धति को हम तुलगमा युद्ध पद्धति बोलते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया में कई बार प्रयोग की जा चुकी थी और बाबर इसका कुशल पूर्वक प्रयोग किया। ठीक इसी तरह इसके सेना में गतिशीलता के लिए तीर धनुष लेकर घोड़ों पे घुड़सवार आक्रमण किया करते थे। वहीं इब्राहिम लोदी का सैन्य नेतृत्व में कुशलता बहुत ही कम था, योग्य कुशल संगठनकर्ता और सैन्य संचालक नहीं था। इसके सेना में 1000 के लगभग हाथियाँ थीं। हाथियों पे जब तीर धनुष चले और गोलाबारी का जो आवाज़ हुआ, बंदूकों का आवाज़ हुआ, उससे वो घबरा गए और वो अपनी सेना को तहस नहस करने में लग गए। तो पूरा एक सेना में भगदड़ जैसा माहौल बन गया और इस तरह की सेना कभी भी युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकती। तो देखते हैं कि अपनी कुशल युद्ध नीति और रणनीति के माध्यम से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में इब्राहिम लोदी
जो लोधी वंश का शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के हरा के और मुगल वंश की स्थापना की। अब जब युद्ध के कारण और का हम अवलोकन कर लिए तो परिणाम पे देखते हैं कि परिणाम में क्या हुआ। युद्ध हुआ और लोधी वंश की समाप्ति हुई और मुगल वंश की स्थापना हुई। और यह मुगल वंश आगे चल के भारतीय संस्कृति विरासत को किस तरह से पल्लित पुष्पित और समृद्ध किया, ये आगे की कक्षाओं में हम लोग देखेंगे और इसके पूर्व भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। फिर देखते हैं कि महत्ता में कि इस युद्ध में तोपों की महत्ता युद्ध के लिए स्थापित हुई। इस युद्ध में पहली बार बृहद स्तर से गोला बारूद, बंदूकचियों, तोपखानों का प्रयोग हुआ। तुलगमा नामक युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में एक ऐसा तत्व उभरा जो इस्लाम से ही संबंधित था और इस्लाम को भारत में और जीवन प्रदान कर दिया। कारण कि बाबर भारत के आने वाले समयों में बाबर और उसके वंश के जो शासक हुए, हुमायूं, अकबर, ये मुगल वंश की न केवल नींव रखते हैं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत भी प्रदान करते हैं जो कि भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो बहुत ही एक तरह का जन धन हानि करने वाला युद्ध रहा, जिसमें लोधी वंश का पतन हो गया और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। जय हिंद, जय भारत।